नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हूँ बीए पार्ट 3 सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पेपर सेकंड के रिलीफ पर, धरातल पर, जिसमें से हमने हिमालय और विशाल मैदान की चर्चा पूर्व के वीडियो में कर ली थी। और आज बात कर रहे हैं द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार पर। छात्रों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है जिसका आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनाया जाता है। इसकी उत्तरी सीमा एक अनियमित रेखा है जो कच्छ से अरावली पर्वत के पश्चिम छोर को छूती हुई दिल्ली के निकट पहुंचती है। इसके बाद यह यमुना तथा गंगा के समानांतर होती हुई राजमहल की पहाड़ियों तथा गंगा डेल्टा तक चली जाती है। यह पठारी भाग 3 ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर व राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पश्चिम एवं पूर्वी घाट क्रमशः इसकी पश्चिमी व पूर्वी सीमा बनाते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी प्रसिद्ध नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की प्रवाह दिशा में इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पश्चिमी दिशा में बहती हैं, अतः पठार के इस भाग का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस पठार को कई छोटे छोटे पठारों में बांट रखा गया है। आइए इन पर चर्चा करें। प्रथम, मालवा का पठार, मालवा प्लेटो। ये पठार नर्मदा एवं तापी नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है, अतः इस पठार में बहने वाली नदियां उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिलती हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित इस क्षेत्र में बहुत विस्तृत क्षेत्र बीहड़ के रूप में है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, कृषि के लिए अनुपयोगी है। बुंदेलखंड, रुहेलखंड और छोटा नागपुर इस पठार के पूर्वी विस्तार हैं। बात करते हैं दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन ट्रैप। ये पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा एवं विंध्याचल, उत्तर में महादेव तथा मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। ये पठार मुख्यतः लावा से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में यह पठार 1000 मीटर ऊंचा है, परंतु उत्तर में इसकी ऊंचाई केवल 500 मीटर है।
लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस विशाल पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफ़ी गहरा कर दिया है और समूचे दक्षिणी पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार आदि। आइए चर्चा करते हैं इसी क्रम में छोटा नागपुर का पठार, जो दक्षिण के पठार के क्रम में तीसरा प्रमुख बिंदु है। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा में मिलती है। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। यह इस प्रकार के मध्य भाग में एक भ्रंश घाटी में से गुजरती है, पश्चिम पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ पर गोंडवाना युग के कोयला भंडार हैं, जो भारत का लगभग 3/4 कोयला प्रदान करते हैं। यह छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार प्रमुख हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों के क्रम में पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियों से परे भी विस्तार है और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती हैं। इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। मेघालय पठार भारत के मुख्य पठार से निम्न कृषि के मैदान के द्वारा अलग किया गया है। इसे गारो राजमहल खड्ड कहते हैं। इस खड्ड का निर्माण भूपृष्ठों में भ्रंश पड़ने से हुआ था, जिसे गंगा नदी ने अपने निक्षेप से भर दिया। इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी जयंतिया तथा पूर्वी भाग में मिकीर पहाड़ियाँ हैं। गारो की औसत ऊंचाई 900 मीटर। यहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान नॉकरेक है, जो 1412 मीटर ऊंचा है। खासी जयंतिया पहाड़ियों की ऊंचाई 1500 मीटर है। खासी पहाड़ियों का मध्यवर्ती भाग एक मेज की भांति है, जहाँ पर शिलांग नगर स्थित है। मेघालय पठार का यह भाग सबसे ऊंचा है। इसका ढाल बहुत तीव्र है उत्तर की दिशा में, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका दक्षिणी ढाल मंद है और यहाँ पर सुरमा घाटी तथा मेघना घाटी स्थित है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी स्थित है। आइए चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत तथा पहाड़ियों की। प्रायद्वीपीय पठार में कई पर्वत व पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई कठोर क्वार्ट्ज नाइस शिस्ट शैलों से निर्मित प्राचीन वलित पहाड़ियाँ हैं, जो काफ़ी अपरदन के बाद अब अवशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर गई हैं और विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। दक्षिण पश्चिम में इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। यह आबू पर्वत पर स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला की बात करें, यह नर्मदा नदी के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। आगे चलकर यह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और भानरेर तथा कैमूर श्रेणियों के नाम से विख्यात है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है।
इसकी ऊंचाई पूर्वी व पश्चिमी भागों में 500 मीटर तथा मध्यवर्ती भाग में 600 मीटर है। यह पर्वतमाला गंगा नदी के क्रम को दक्षिणी भारत की नदियों के क्रम से अलग करती है। इसी क्रम में सतपुड़ा पर्वतमाला की चर्चा करें। यह नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होती है और पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। यह मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी के निकट धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। यह महादेव पर्वत पर स्थित है। दूसरी प्रसिद्ध चोटी अमरकंटक 1127 मीटर ऊंची है। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर निर्मित धुआंधार जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर। फिर बात करते हैं इसी क्रम में सह्याद्री अथवा पश्चिमी घाट की। यह पर्वत श्रेणी दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। इसका ढाल घाट की भांति सीढ़ी नुमा है, जिसके कारण ही इसे पश्चिमी घाट कहा गया है। यह पश्चिमी तट के समीप इसके समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उत्तर में यह तापी नदी के दक्षिण में स्थित खानदेश से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई उत्तरी भाग में 50 किलोमीटर तथा दक्षिणी भाग में 80 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद है। यह पर्वत एक दीवार की भांति खड़ा है, परंतु बीच बीच में इसमें दर्रे हैं, जिनमें से प्रमुखतः थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के दर्रे प्रसिद्ध माने गए हैं। यहाँ पर चर्चा करें तो प्रमुख पहाड़ियों में वस्तुतः यहाँ पर देखा जाए तो इसके दक्षिणी भाग में कई पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जिनमें नीलगिरी की पहाड़ी, अनामलाई की पहाड़ी, पालिनी तथा इलायची की पहाड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पालिनी पहाड़ियों में स्थित अनाई मुडी शिखर दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी में स्थिति दोदा बेट्टा का दूसरा स्थान है, जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है। इलायची की पहाड़ियाँ इलायची के उत्पादन की वजह से बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर इलायची काफ़ी होती है। पूर्वी घाट की चर्चा करते हैं। यह घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह उड़ीसा के उत्तरी पूर्वी भाग में महानदी की घाटी से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता हुआ नीलगिरी की पहाड़ियों तक पहुंच गया है। यह 1300 किलोमीटर लंबा भाग है। इसकी चौड़ाई उत्तर में 200 किलोमीटर तथा दक्षिण में 100 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, अर्थात यह पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम तिमाई गिरी है, जो समुद्र तल से 1515 मीटर ऊंची है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों ने इसको काटकर अपने मार्ग बना लिए हैं। इस प्रकार यह एक टूटी फूटी अवशिष्ट श्रृंखला है। महानदी तथा गोदावरी के बीच पर्वत श्रेणी के अतिरिक्त इसमें कहीं भी वास्तविक पर्वतीय लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर विभिन्न भागों में इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावादी, सेवराय आदि प्रमुख हैं। दक्षिण में यह नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट के साथ मिल जाता है। तो
देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का महत्व बहुत सारे बिंदुओं के आधार पर विशेष है, जिनमें से हम अगर खनिज की बात करें तो खनिज संपदा में ग्रेनाइट, नाइस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व अन्य कई प्रकार की प्राचीन चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना आदि प्रमुख खनिज हैं। भारत का 98% कोयला यहीं पर पाया जाता है, गोंडवाना युग की चट्टानों में। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए उच्च श्रेणी का पत्थर तथा सड़क निर्माण के लिए कंकड़ भी मिलते हैं। वन प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों में साल, सागवान, शीशम, चंदन व तेंदू के वन मिलते हैं, जिसमें बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो दक्कन ट्रैप के लावा से निर्मित काली रेगर मिट्टी मिलती है, जो बहुत ही उपजाऊ है। अतः यहाँ पर कपास तथा गेहूं की खेती होती है। पठार के अन्य भागों में चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, गर्म मसाले आदि की खेती की जाती है। जल विद्युत की दृष्टि से पठार में प्रवाहित होने वाली कई नदियाँ नीचे उतरते समय झरने बनाती हैं, जिनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। जलवायु यहाँ पर पर्यटकों को आकृष्ट करती है। यहाँ ऊटकमठ, पचमढ़ी, कोड़ई कनाल, महाबालेश्वर, मुन्नार आदि ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। तो छात्रों, हमने प्रायद्वीपीय पठार के क्रम में ये जो विभिन्न स्वरूपों पर इसकी बात की, इसके पठारी स्वरूप की और साथ साथ यहाँ पाई जाने वाली पहाड़ियों की। अब प्रायद्वीपीय पठार का जो मानचित्र पर प्रदर्शन है, इसको मैंने PDF में आपके साथ में साझा भी किया हुआ है और आप इसका अभ्यास मानचित्र पर करें। यहाँ पर करने के साथ में आपको इस क्षेत्र में प्रवाहित नदियाँ, यहाँ के पठारी भूभाग, पहाड़ियाँ आदि का उनकी अवस्थिति के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर बोध होगा और ये पूरा प्रश्न हमारा तैयार होता है। मानचित्र अभ्यास इसके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद छात्रों।